जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घटना चक्र की बीपीएससी की जो जीएस पॉइंटर की बुक न्यू मार्केट में आई है दोस्तों, उसके क्वेश्चंस को। इसमें आपको दोस्तों 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी ट्री जो कि एग्जाम हुआ है शिक्षक का, बीपीएससी असिस्टेंट, बीपीएससी ऑडिटर, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, बीपीएससी एएओ, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जितने भी एग्जाम बिहार में कंडक्ट कराए गए हैं दोस्तों, उसके क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ से चूज किया है दोस्तों वह है एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और यह जो घटना चक्र की जो बुक आई है दोस्तों वो दोनों लैंग्वेज में है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। पहला कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है कि प्रथम मानव जीवाश्म जो भारत में हमें देखने को मिला है वो किस घाटी में देखने को मिला है, तो यह नर्मदा घाटी से हमको देखने को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह मेहरगढ़ से हमें देखने को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु जो सभ्यता है वह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए थे उसमें सामान्यतः जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले। तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य हमें किस हड़प्पा नगर से देखने को मिला है, तो यह मिला है कालीबंगन से। कहां पर है, राजस्थान में। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो कौन सा हड़प्पाकालीन जो स्थल गुजरात में है, तो याद रखना है लोथल जो है यह गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था दोस्तों, एक पतन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह 63 जो बीपीएससी हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया। नेक्स्ट है कि इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो हल का जो टेराकोटा है हमें दो जगह से देखने को मिला, एक बनावली से और एक कालीबंगा से। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था वह कौन था, तो याद रखना है कि हाथी, बैल, घोड़ा यह सभी के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। यह 69th बीपीएससी में पूछा गया सवाल था। काफी लोगों ने इसका आंसर बैल लगाया था, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो वीए जो स्मिथ थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, याद रखना है। अब ये सीडीपीओ जो कि 2005 में एग्जाम कराया गया था उसमें यह सवाल पूछा गया, नौपाषाणिक स्थल उसमें मिलान करना था और यहाँ पर मिलान कर दिया गया है। उतनूर कहाँ पर है, तो यह तेलंगाना राज्य में है। चिरांद कहाँ पर है, जहाँ से हिरन के हड्डियों का साक्ष्य हमें देखने को मिला है, तो यह बिहार में है। गुफाकड़ाल कहाँ पर है, तो यह कश्मीर में है। और पय्यमपल्ली कहाँ पर है, तो यह तमिलनाडु में। याद रखना पय्यमपल्ली कहाँ पर है, तमिलनाडु में। उतनूर कहाँ पर है, तेलंगाना में। चिरांद क्या है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। गुफाकड़ाल कहाँ पर है, कश्मीर में। और ये कैसा स्थल है, तो नवपाषाणकालिक स्थल है, यानी नियोलिथिक साइट्स है ये सब। नेक्स्ट है भीमबेटका स्थल है। तो भीमबेटका स्थल जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, भीमबेटका स्थल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने
वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। तो याद रखना है, लगातार 900 वर्षों तक वहां पर वर्षा नहीं हो पाया था सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। राइट आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। तो याद रखना है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से हम लोग जानते थे। नेक्स्ट जो सवाल है वो वैदिक काल से रिलेटेड है, यानी वैदिक एज से। सवाल है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है सोम और इस पेद पर नामकृत देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपसे पूछा गया कि बोगाज कोई जो अभिलेख मिला है क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे कि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख किया गया है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासती, ये 4 देवताओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया बोगाज कोई अभिलेख में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया है। तो 10 राजाओं का जो युद्ध है परुष्णी नदी पर लड़ा गया है, और इसका अब नाम क्या है, ये प्राचीन है। रावी का जो प्राचीन नाम है नदी का वो परुष्णी है, याद रखना है आपको। तो दसराग का जो युद्ध है वह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो अछूत की जो अवधारणा है वह धर्मशास्त्र के समय हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है वह लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यह बहुत बार ये रिपीटेड सवाल है, हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य लिया गया है। अब हम लोग बौद्ध धर्म से यानी बुद्धिज्म से जो सवाल पूछे गए हैं बिहार में, बीपीएससी में, सीडीपीओ में, टीचर्स में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सवाल है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण है वो कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, इसे कुशीनाड़ा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो है बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया था। तो पहला जो उपदेश था उसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और यह कहां पर दिया गया था, तो यह सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। भगवान बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। कब हुआ था, तो 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहां पर, तो राजगिरी में, याद रखना है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी, तो राजगिरी में हुआ था 483 बीसी में, यानी ईसापुर में। कौन शासक था उस समय, तो अजात शत्रु था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो कश्मीर में, और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति था, ये पॉइंट याद रखना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो याद रखना तृतीय जो बौद्ध सभा है वो अशोक के समय बुलाया गया था, और ये कहां पर हुआ था, तो यह हुआ था पाटलिपुत्रा में, याद रखना है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो याद रखना है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख यहाँ पर किया गया। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन इनके द्वारा कहाँ पर दिया गया था, सारनाथ में। निधन यहाँ कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर या कुशीनाड़ा, दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों उसको आपको टिक आउट करना है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो यह हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसी जगह पर क्या बनाया गया था, महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था। बोध गया में महाबोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वीवीआई कर लेंगे इसको। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष बनाया गया वह अपने पीढ़ी के किस काल का है, तो याद रखना किस वंश से है, अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो याद रखना यह 5वीं पीढ़ी का यह वृक्ष है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है, तो यह बौद्ध धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुट पिटक और अभिधम पिटक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, तो यह बिहार में कहां पर है, राजगीर में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय को
जो स्थापना हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। तो यहाँ पर दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, उन्हीं के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं, तो याद रखना है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में, तो बांका जिले में नहीं है बल्कि कहां पर है? तो यह भागलपुर जिले में, ठीक है। कहां पर है? तो भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने नहीं किया था बल्कि किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। बिल्कुल सही है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा बिहार का पतन हो गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने उसको क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। कारण इसका दिया गया कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये भी सही है कि महाविहार को जो है राजकीय प्रश्रय मिलना भी बंद हो गया था और मुस्लिमों का इस पर अटैक भी किया गया था। तो दोनों जो कथन और कारण है सही दिए गया, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए यह विख्यात है नौ नालंदा महाविहार। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो याद रखना है बोधिसत्व पद्म पानी की जो पेंटिंग है वह कहां पर है? अजंता में स्थित है। वह बात जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है वो कौन सा है? तो आत्मदमन। आत्मदमन के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक मत नहीं है, याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग जैन धर्म यानी जैनिज्म से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि एक से एक बढ़कर जो लेटेस्ट बुक घटना चक्र की आती है दोस्तों उसको मैं यहाँ पर कवर कराता हूँ। साथ ही साथ आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करता हूँ। कुछ का PDF मैंने नहीं दिया है तो वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। इसका जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे। और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, याद रखना है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो यह पावापुरी में स्थित है इनका मोक्ष स्थान भगवान महावीर का। महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल प्राप्त किया था वह कौन सा था? तो वह था जंभिग्राम। जंभिग्राम में महावीर स्वामी को केवल की प्राप्ति हुआ था, यानी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की इनको प्राप्ति हुआ था दोस्तों। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो याद रखना है यह किससे संबंधित है? त्रिरत्न दोनों में बौद्ध धर्म में भी है, जैसे बौद्ध धर्म बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, जैसे सटीक ज्ञान हो गया, सच्ची आस्था हो गया, सटीक क्रिया हो गया, तो यह जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न दोनों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में, याद रखेंगे। 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व और 14 उपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना है 14 पूर्व है दोस्तों सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, और ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, याद रखना है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली जो था वह भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो मक्खिल गोसाल जो थे वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, याद रखेंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था, राइट आंसर हो जाएगा आजीवक। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो याद रखना भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक जो देन था वह गुप्त वंश के शासकों का था, राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। अब हम लोग 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशाएं घटी थी भारत में उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे, जो सवाल पूछे गए हैं BPSC में। सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा को बसाया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है सवाल, VBI इसको कर लेंगे। कई लोग इसको उदयन मारेंगे। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, जबकि
पाटलिपुत्र को बसाया किसने था? तो याद रखना है गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र को बसाने का कार्य किया था अजातशत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था, तो अभी मैंने बताया किसने किया था, तो यह किया था उदयन ने। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो राजगीर जो था, जिसे हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, वह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था वैदिक काल के दौरान। याद रखना है दोस्तों आपको। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखना है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो लिच्छवियों द्वारा जो है वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो याद रखना यह कहां था? तो यह था वैशाली में। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो 2 ग्रंथों में उपलब्ध है। याद रखना एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो है जैन धर्म ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल दोस्तों, याद रखेंगे। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी यह मगध की राजधानी थी। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो यह गिरिब्रज था, राजगिरी था। सही सुमेलन है, महाजनपद दिया गया, राजधानियां। तो मल्ल का जो राजधानी था वो क्या था? कुशीनाड़ा था। अंग का चंपा था। गंधार का क्या था? तक्षशिला था। वत्स का क्या था दोस्तों? कौशाम्बी था। नेक्स्ट है प्रघोत राजा था। तो ये CDPO 2018 में सवाल पूछा गया है। तो अवंती का राजा था चंद्र प्रघोत, याद रखेंगे। अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। अजातशत्रु के वंश का नाम था तो हर्यक वंश से संबंधित था अजातशत्रु। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया था नंद वंश के पश्चात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। तो जीवक जो था वह मगध शासक बिंबिसार का क्या था दोस्तों? चिकित्सक था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वह कौन था? तो वह था धनानंद। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। तो मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता कौन करते थे? तो याद रखना है व्यापारी। देखिए ये असिस्टेंट प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। तो ये काफी VVI सवाल हो जाता है इस बार के 17 BPSC और बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो देने जा रहे हो। तो याद रखना है कौन करते थे सहायता? तो व्यापारी करते थे, बौद्ध साधु करते थे और कौन करते थे? प्रशासक करते थे। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, उतना डीप इसमें BPSC में ये समय नहीं पूछा जाता है। तो अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस लेकर एग्जाम में बैठना है आपको, क्योंकि मैं बहुत सारे सेट्स को कराते हुए देखता हूँ कि वो क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और आप देख लें कि यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं वो कितने मतलब इजी सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, बस जो जिस चीज को आपने पढ़ा उसे बार बार आपको क्या करना है? रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड सवाल। पहला सवाल है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है कौन सा? तो विशाखदत्त। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह है विशाखदत्त। सेंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो यह की थी विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकॉट्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो याद रखना है कौटिल्य की जो अर्थ पुस्तक है वो आर्थिक संबंध इसमें बताया गया, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति और धन संचय का सिद्धांत भी इसमें दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो राजनीतिक नीतियों पर जो है दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्तक बना था। तो याद रखना है यह मुक्तक किससे बना था? तो लकड़ी का बना था। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वो कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ जो शिलालेख है उससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था वो पश्चिमी भारत में जरूर था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो कौन था? तो श्रीलंका। श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यह जो सभा हुआ था दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे।
अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो याद रखना है अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वह कौन सा है? प्राकृत। लिपि का प्रयोग 4 लिपि का प्रयोग किया गया था, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। सबसे सर्वाधिक जो लिपि का प्रयोग किया गया था वह कौन सा था? तो याद रखना है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। लेकिन भाषा अगर पूछे कि किस भाषा का प्रयोग था तो याद रखना है प्राकृत भाषा का प्रयोग था। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो गांधार जो है यह पाकिस्तान में है सॉरी, तो गांधार जो है थोड़ा इसका हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है और थोड़ा इसका अफगानिस्तान में पड़ता है, याद रखना है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया था। तो यह किया था किसने? असिस्टेंट 2019 में यह सवाल पूछा गया था, तो यह किया था रोमिला थापर ने। इंपॉर्टेंट है सवाल, याद रखेंगे कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया था रोमिला थापर ने। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो सीडीपीओ 2018 में सवाल पूछा गया। तो 15 वर्ष की उम्र में जो था बिंबिसार, यह जो था सिंहासन पर बैठा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1837 में, याद रखना 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी जो लिपि थी वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? ये पूछा गया, तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था अशोक। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी, तो वह तीसरी बौद्ध संगीति थी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट है, तो भाब्रू शिलालेख। भाब्रू स्तंभ जो लेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो कलिंग विजय सबसे पहले हुआ था कब? तो याद रखना 261 बीसी में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, और इसका जो उल्लेख है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश है, तो अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। यह अशोक के धम्म का मूल संदेश है। मेगास्थनीय दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का यह दूत था मेगास्थनीय। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित करके इसमें बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में इनके द्वारा विभाजित किया गया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लेख है वह कौन सा है? तो याद रखना है इंडिका। कई लोग अर्थशास्त्र लगाएंगे, लेकिन पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो विस्तृत उल्लेख हमें देखने को मिलता है वह मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें हमें देखने को मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कई बार ये सवाल आ चुका है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो यह था तक्षशिला, याद रखना है। नालंदा नहीं है, आपको टिक आउट करना है। तक्षशिला जो था वह मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। अंतिम जो मौर्य सम्राट था वह कौन था? तो यह था बृहद्रथ। अब हम लोग मौर्योत्तर काल से रिलेटेड सवालों को देखेंगे, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड से जो सवाल पूछे गए उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो याद रखना है यह जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों को वर्णित किया गया है। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो यह कराया था रुद्रदामन ने। याद रखना है किसने कराया था सुदर्शन झील का मरम्मत या जीर्णोद्धार? तो यह कराया था रुद्रदामन ने। पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, विमकट फिशेस और गौतमी पुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया था? इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, तो याद रखना है विमकट फिशेस के द्वारा सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश के शासकों के द्वारा शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश। इसे हम लोग कण्वा वंश के भी नाम से जानते हैं। कला की गंधार शैली फली फूली थी, याद रखना है कुषाणों के समय जो है कला की गंधार शैली जो थी वह फली फूली थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो याद रखना है हाथी गुफा का जो लेख है वह किस राजा से जुड़ा है? तो वह यह है राजा खारवेल से। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था? यह सवाल था, पूछा गया था। तो यह किसका था? तो खारवेल का था।
जैन धर्म का, जैन खारवेल जो था वो, उसका जो झुकाव था वो जैन धर्म की तरफ काफी ज्यादा था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था वह महामेघवाहन वंश यानी चेदी वंश से इसका संबंध था दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रेबो में से पेडिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखी है, तो इसका लेखक जो है एक अज्ञात था, याद रखना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या दिया था उसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर था, याद रखेंगे। तो पेडिप्लस मारिस एरिथ्रियाइस या वॉयज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसे विलफ्रेड एच स्कॉप द्वारा पेडिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में क्या किया गया था दोस्तों, अनुवादित किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट जो सवाल है वह गुप्त एवं गुप्तरोत्तर युग से संबंधित है। सवाल है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल है दोस्तों। तो किसने भेजा था, तो यह भेजा था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो किसके शासनकाल में भेजा था, तो चंद्रगुप्त के पास मेघवर्मन के द्वारा एक मिशनरी भेजा गया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह किया गया था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था, स्कंदगुप्त था। इंपॉर्टेंट रहेगा यह सवाल। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान के द्वारा भारत की यात्रा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI ये सवाल है, तो याद रखना है कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कॉम्बे। ये चारों जो बंदरगाह आप यहाँ पर देख रहे हैं वह उत्तर भारत में गुप्त काल के दौरान क्या किया जाता, बंदरगाह के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कॉम्बे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु यहाँ पे नोट कर दिया गया कि इस काल का जो प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट है कि सौमिल्य, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे जब 65 BPSC का एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने सुश्रुत इसका आंसर लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत था। सुश्रुत जो थे गुप्त काल से संबंधित नहीं थे, वो बहुत पहले के हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उस समय क्या होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिकतर कोचिंग के जो शिक्षक थे उन्होंने सुश्रुत लगाया था, जबकि आप जब सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सुश्रुत गुप्त काल से संबंधित नहीं थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो यह किसने बताया था, तो यह बताया था आर्यभट्ट ने। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो याद रखना नगरों का जो क्रमिक पतन था वह गुप्त काल की एक प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता थी, याद रखना है आपको। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया था। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। CDPO 2018 में सवाल पूछा गया। तो भानुगुप्त का जो एड़न स्तंभ अभिलेख है उसमें विधवा दहन यानी सती प्रथा आप कह सकते हैं, सती प्रथा का उल्लेख इसमें सर्वप्रथम बार प्राचीन भारत में हमको देखने को मिलता है। भानुगुप्त का जो एड़न स्तंभ अभिलेख है उसमें गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो याद रखना है सातवाहनों द्वारा जो है शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई थी। यह CDPO 2018 में सवाल पूछा गया। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति किसने के लेखक कौन है, तो हरिसेन इसके लेखक हैं। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की, तो यह किया था किसने, खारवेल ने। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि बराबर जो पर्वत श्रृंखला है उस पर जो स्थित है गोरखगिरी विजित, तो गोरखगिरी को विजित किसने किया था, तो यह खारवेल के द्वारा इसको विजित किया गया था।
गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, तो याद रखना उपज का 6वां भाग लिया जाता था गुप्त काल में, तो यह भूमि राजस्व था, उपज का 6ठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो याद रखना है, तो यह है 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है, तो यह किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता है, याद रखेंगे। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की, इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। 60 से 62वीं जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था कि चीनी यात्री सुंग यूंग ने भारत की यात्रा कब की थी, तो याद रखना है 518 ईस्वी में सुंग यून जो था वह भारत की यात्रा पर आया था। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो वेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय आया था, असिस्टेंट 2014 में यह सवाल पूछा गया। योग न्याय सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वैशेषिक, याद रखना है। इसके कौन है रचयिता, तो याद रखना है कन्नाद जो हैं वैशेषिक के रचयिता हैं। तो वैशेषिक में क्या किया गया, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वर्धन राजवंश की स्थापना की, तो पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा। कवि बान निवासी था, तो याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यह बिहार के पृथ्वीकुट गांव के रहने वाले थे, बाणभट्ट, याद रखेंगे। पृथ्वीकुट गांव के रहने वाले कौन थे, बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो याद रखना वेनसांग ने किया था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, इंपॉर्टेंट रहेगा यह सवाल, तो यह था कौन, मथुरा। सूती वस्त्रों के लिए काफी फेमस था मथुरा उस समय। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करता है वेनसांग। अधोलिखित कथन असत्य है, तो कौन सा है, तो फाइयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था, तो हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उल्टा पलट कर दे दिया गया। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था, तो वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्ष के शासनकाल में आया था। यह जो है 69th बीपीएससी में सवाल पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक का कारण था, तो मुसलमान था। इसके जो था बख्तियार खिलजी, वह जो था इसके विनाश का कारण था, उसमें ऑप्शन दिया गया था मुसलमान, तो यह हो जाएगा मुसलमान। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो याद रखना यह गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष है। अब हम लोग दक्षिण भारत यानी चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में जो सवाल पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सवाल है कि चोल वंश का संस्थापक था, तो विद्यालय जो था वह चोल वंश का संस्थापक था। चोल काल प्रसिद्ध था, तो ग्राम पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन के लिए हम लोग जानते हैं चोल काल को। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो यह था चोल शासक, चोल वंश। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, तो कदम्ब राजवंश का जो उल्लेख है वह संगम साहित्य में नहीं है। किसका किसका उल्लेख है, तो चोल चेड़ पांडे ये सब जो राज्य है उसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में किया गया। नेक्स्ट है कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है कि उरैयूर किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, तो यह किया था चीड़ ने। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है, तो ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार को दक्षिण भारत में जो आकर्षक दिखने में लगते हैं उसे हम लोग कहा जाता है क्या, गोपुरम। और जो शिखर देखते हैं उसे क्या कहा जाता है, विमान कहा जाता है। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो एकाम्बरेश्वरार जो मंदिर है वह कहां पर है, तो यह कांचीपुरम में स्थित है। तो सीडीपीओ 2009 में सवाल पूछा गया तो याद रखना है एकाम्बरेश्वरार जो मंदिर है वह कांचीपुरम में स्थित है। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो यह राज प्रथम ने करवाया था। सही सुमेलित करना है आपको, असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था 2019 में उसमें यह सवाल दिया गया था। तो राष्ट्रकूट मलखेड़ पांडे की राजधानी क्या थी, तो राष्ट्रकूट की राजधानी क्या था, मलखेत या मान्यखेत भी आप इसका नाम याद कर सकते हैं। पांडे की राजधानी क्या थी, मदुरई। चोल की राजधानी थी तंजावुर या तंजावुर कहते हैं इसको। होयसल की राजधानी थी क्या थी, हेलविट थी। ठीक है,
प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड अब हम लोग सवालों को देखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास के द्वारा कुमार संभव लिखा गया है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो रासतरंगिणी कलहन की पुस्तक का नाम है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार लिखी थी, तो इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। तो यह लिखा था किसने? कामंदक के द्वारा यह लिखा गया था, नीति सार। कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चित्र की चरित्र की जन्म कहानी है। CDPO 2005 में सवाल पूछा गया। तो कार्तिकेय की जो चरित्र की जन्म कहानी इसमें बताया गया है कुमार संभवम में, इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल और VVI भी रहेगा। कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा है भारवी ने। तो कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो भारवी के द्वारा लिखा गया। तो आपको पुस्तक को अच्छे से कवर करके 70th BPSC में जाना है दोस्तों। ज्यादा मतलब डीपली में जाकर ये पुस्तक नहीं पूछ रहा है। अगर आप लूसेंट को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका NCERT से BPSC में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो पुस्तक है दोस्तों लूसेंट में अच्छे तरीके से दिए गए हैं। हालांकि आप वीडियो को इतना मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो कराया दोस्तों, उसको भी अगर आप देखकर चल जाएंगे तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोई लेंदी सवाल ऐसा नहीं पूछा गया BPSC में जो आपसे ना बने। नेक्स्ट है कि स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? तो यह कौन है? भाष्य है स्वप्न वासवदता के लेखक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह कौन है? कौटिल्य है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो वह है संगम साहित्य, याद रखना है। वो कौन सा है? संगम साहित्य, इंपॉर्टेंट रहेगा। सही सुमेलन करना है आपको। 69th BPSC में सवाल जो पढ़े दोस्तों उसी में से सवाल पूछा है। जैसे चरक किससे संबंधित? चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित? तो गणित से संबंधित है। वड़ा मिहिर किससे संबंधित है? तो यह ज्योतिष से संबंधित है। विशाख दत्त क्या थे? तो नाटक कार थे। ये मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। तो ये सवाल पूछा गया था 69th BPSC में। अब हम लोग दोस्तों पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड सवालों को देखेंगे और ये जो है दोस्तों आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी टॉपिक है। तो चलिए इससे सवालों को देखते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो याद रखना है जावा सुमात्रा से संपर्क था। ताम्रपत्र लेख में यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया, हुआ कौन था? तो वह था बालपुत्र देव, जिसने क्या किया था? देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी और अपना दूत भी भेजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यह है चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक। नेक्स्ट है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में तो बिहार में है, किसने बनाया था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, उसी के द्वारा बनाया गया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है विक्रम शिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो यह किया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वह था धर्मपाल। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप देख सकते हैं सुल्तान जैनुल आबादीन को जाना जाता है। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था नान्यदेव, याद रखना है। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था नान्यदेव। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था हरि सिंह। तो दोस्तों ये था प्राचीन भारत से रिलेटेड बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जैसे BPSC में, BPSC CDPO में, ठीक है, BPSC असिस्टेंट पे वो जो सवाल जो पूछे गए थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, और कल के वीडियो में हम लोग दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।